हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से घर पर कर रहे होंगे। तो क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत 150 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारी दूसरी क्लास है। मैंने पहली क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है और मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि आप इन 150 बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम के जो 6 नंबर में बहुविकल्पी के प्रश्न आते हैं उसमें से तो 5 पक्का ही कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं वो चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर के जो है बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और कैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं और अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ये एक आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, बहुविकल्पी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी आई इक्वल टू आपको दिया गया है 3.2 एम्पियर। और इन्होंने ये कहा है कि प्रति सेकंड का मतलब समय 1 सेकंड दिया गया है, तो लिखेंगे टी इक्वल टू 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन ज्ञात करना। आज सभी लोगों ने पढ़ा है कि क्यों बराबर आपका होता है एन ई, और क्यों बराबर आप लोगों ने आई टी भी पढ़ा है। तो क्यों के स्थान पर आई टी लिख दोगे तो आई टी इक्वल टू हो जाएगा एन ई, यानी यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा आई टी और ई आ जाएगा ये आपका बटे में, क्योंकि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो फाइंड करने हैं। तो ये एन इक्वल टू देखिए आई मतलब धारा आपकी दी गई है 3.2 एम्पियर और टी समय आपको दिया गया है 1 सेकंड और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, एन इक्वल टू आपको देखिए कितना मिलेगा, ये पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा और ये आप जानते हो कि 16 दूना होता है 32, यानी 2 गुणे 10 की घात -19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना हो जाएगा +19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 गुणे 10 की घात 19 होंगे। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो पहला जो विकल्प है 2 गुणे 10 की घात 19 वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा है कि वैद्युत धारा घनत्व तथा अपवाह वेग वीडी में संबंध ज्ञात कीजिए। 4 आपको संबंध दिए गए हैं। देखिए आप लोगों ने वैद्युत चालन चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये आप लोगों ने सबसे पहले ही निगमन किया है, आई बराबर एन ई ए वी डी। और आपको इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो धारा घनत्व जे है और अपवाह वेग उसमें संबंध बताना। अपवाह वेग को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको वी डी और धारा घनत्व जो जे है उसमें आपको संबंध बताना है। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है धारा घनत्व, तो आप लोग जानते हो धारा घनत्व जे इक्वल टू आपका होता है आई अपान में ए। अगर यहाँ से हम धारा घनत्व को परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर ए को मान लेंगे 1 और 1 को पढ़ा जाता है फिजिक्स की भाषा में एकांक। क्या पढ़ा जाता है? एकांक। तो हम बोलेंगे कि किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक, देखिए हमने ए को 1 माना, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व बोलते हैं। कैसे परिभाषित करेंगे? किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबवत गुजरने वाली धारा को हम धारा घनत्व जे बोलते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? आई इक्वल टू एन ई ए वी डी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जे इक्वल टू आपका हो जाएगा एन ई ए वी डी और अपान में ए, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। जे इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन ई वी डी। क्या मिल जाएगा? एन ई वी डी, जहाँ वी डी को बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग और जे जो होता है वो धारा घनत्व होता है। तो धारा घनत्व और अपवाह वेग में यही संबंध होता है, जे इक्वल टू एन ई वी डी। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए कि जब किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दी जाए, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर दी जाए, तो जो नए तार का प्रतिरोध होगा वो पुराने तार के प्रतिरोध और n स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, जितने गुना किया जाएगा उसका स्क्वायर और पहले तार का जो प्रतिरोध था उसका जब गुणनफल करेंगे तो हमें नए तार का प्रतिरोध मिल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1।
समझ रहे हो ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपसे बोला गया है कि 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर, यानी R1 इक्वल टू आपको दिया गया है 50 ओम। कितना दिया गया है भाई? 50 ओम। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। और इन्होंने कहा कि इसको खींच के इसकी लंबाई जो है वो दोगुनी कर देते हैं। ठीक है, लंबाई जो कर दी जाती है वो दोगुनी, यानी n इक्वल टू आपको 2 दिया गया है। तो नए तार का प्रतिरोध यानी R2 इक्वल टू हम सूत्र लगाएंगे n स्क्वायर R1। तो n की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर कर देंगे और R1 की वैल्यू कितनी है भाई? 50 ओम। तो R2 इक्वल टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और गुणे 50 यानी 50 चौको 200 ओम। तो नए तार का जो प्रतिरोध मिल जाएगा वो आपको 200 ओम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है। किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी? आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो वैद्युत चालकता होती है, ठीक है, वो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि जो वैद्युत चालकता होती है, वैद्युत चालकता इक्वल टू 1 प्रतिरोध। और प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है कितना? 500 ओम। तो यहाँ पर लिख देंगे 500। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, अब जाके डिवाइड होगा। तो 500 दूना कितना होता है? 1000। यानी आपका आंसर आ जाएगा 0.002 और ओम की पावर -1 होगा इसका मात्रक। क्या होगा? ओम की पावर -1। क्यों? क्योंकि देखिए इसका कोई मात्रक होगा नहीं, तो यहाँ पर 500 ओम है तो ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम की पावर -1। तो वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम की पावर -1 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से समझ लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 वैद्युत प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 2 प्रतिरोध हैं जो कि 10-10 ओम के हैं और इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो आप सभी लोग जानते हो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो कितना होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 था और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5। तो ये समांतर क्रम का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध हैं वो 10-10 ओम के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/10 प्लस 1/10। तो हमें तुल्य प्रतिरोध पता चल जाएगा। हर बराबर एक हल ले लेंगे, 1 आपका 2 जाएगा, 2 पंची 10। तो 1/R इक्वल टू आपको मिल गया 1/5। कैंची गुणा करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 ओम। कितनी मिल जाएगी भाई? 5 ओम, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी समझ लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से लिखते हैं। जो दिया गया सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल, यानी आपको यहाँ पर दिया गया विद्युत वाहक बल का मतलब E बराबर दिया गया है 5 वोल्ट। कितना दिया गया भाई? 5 वोल्ट दिया गया है। और इन्होंने कहा कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर आपको दिया गया है 2 ओम। 2.0 का मतलब 2 ही आपको समझना है। ठीक है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है और इन्होंने कहा यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो, यानी I की वैल्यू अगर 0.4 एम्पियर हो, तो आपको ये बताना है कि बैटरी का टर्मिनल उल्टता कितनी है। ठीक है, टर्मिनल उल्टता को हम V से लिखते हैं और V इक्वल टू आपने सूत्र पढ़ा है E माइनस का I स्मॉल r होता है। टर्मिनल विभवांतर आप लोगों ने पढ़ा है ना, V इक्वल टू कैपिटल E माइनस IR होता है, जहाँ पर जो E होता है वो आपका बैटरी का विद्युत वाहक बल होता है, स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, I आपकी वैद्युत धारा होती है। तो हमको यहाँ पर टर्मिनल उल्टता ज्ञात करनी है। सूत्र में वैल्यू पुट कर देंगे। E की वैल्यू है 5 माइनस I की वैल्यू है 0.4 और स्मॉल r की वैल्यू है 2। ठीक है, तो V इक्वल टू देखिए 5 और माइनस 4 दूनी 8 यानी 0.8। 5 से हम 0.8 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4.2 वोल्ट। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को इस क्लास के 6 क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसको हम यहाँ पर रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की ओर। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए चित्र में किसी परिपथ के भाग में धारा दर्शाई गई है, तो धारा I का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित है, जिसे हम धारा का नियम कहते हैं या संधि का नियम बोलते हैं। और इस नियम के अकॉर्डिंग आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है, या किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है।
और ये प्रश्न अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, न्यूमेरिकल में भी देखने को मिलता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय में आता है, और जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये आपका प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। न्यूमेरिकल वाली सीरीज में मैंने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व भी कराया है, आप जा करके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 1 नंबर में पूछा गया, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको इसको सॉल्व करना बताऊंगा। तो यहाँ पर आई धारा है, इस आई का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए तो एक संधि ये है, एक संधि ये है, एक संधि ये है। तो पहले इस संधि से स्टार्ट करेंगे। तो इस संधि पर आने वाली जो धारा है वो आपकी 4 एम्पियर है और आने वाली धारा 2 एम्पियर है। तो इन दोनों का योग जाने वाली धारा के बराबर हो जाएगा, यानी 4 और 2 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 6, जो कि इसका मान हो जाएगा। अब ये धारा आ रही इस संधि पर आ रही है और ये जा रही है, और इधर देखिए तो ये जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये आने वाली धारा है वो इन दोनों जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होगी। यानी अगर हम देखें तो 6 बराबर होगा 1 और प्लस इसका मान पता नहीं, इसको आप x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो 1 उधर जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 5 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 5 एम्पियर। अब ये धारा इस संधि पर आ रही है ना, इस संधि पर आने का मतलब ये आने वाली धारा हो जाएगी और ये जाने वाली, ये जाने वाली। तो आने वाली और जो धारा है इसका योगफल इन दोनों जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होगा, यानी 5 और बराबर होगा 1.3 और प्लस आई के। ये आने वाली धारा, ये दोनों जाने वाली धारा हैं। तो ये 5 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1.3 बराबर आई हो जाएगा। 5 से 1.3 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 3.7 इक्वल टू आई। 3.7 ही तो आपको मिलेगा। और ये आई क्या है, धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। तो आई इक्वल टू 3.7 एम्पियर आएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, या इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। देखिए, जो गतिशील आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर जो उत्पन्न क्षेत्र होता है वो चुंबकीय और वैद्युत दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केवल वैद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं। तो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में 2013 में ये प्रश्न आया है और 2 तरीके से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको यहाँ पर वेबर के पदों में निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि फाई इक्वल टू आपका होता है बी इंटू ए। ठीक है, क्या होता है, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। तो यहाँ से बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर बी इक्वल टू निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा फाई अपान में ए। फाई का मात्रक होता है वेबर, आप सभी को पता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये बोला जा रहा है कि 1 अपान अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। आप सभी लोगों ने इस संबंध को पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो इसको हम जल्द ही आपको पढ़ाएंगे। जो इसकी वैल्यू होती है वो प्रकाश की चाल c के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल c के बराबर होती है। तो इसका मात्रक भी कितना हो जाएगा, प्रकाश की चाल है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आया, देख सकते हो 2015, 16, 18, 19, 20। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होगा और यही क्वेश्चन है, कोई और क्वेश्चन नहीं है। इसी को क्या लिख दिया गया, देखिए अगर देखिए तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की होल पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब यही तो होता है, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये आपको हो जाएगा म्यू 0 एप्सिलॉन 0 की होल पावर -1/2। तो दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने घुमा दिया, इन्होंने कहा कि जो है म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2 का मान क्या है। अरे हमने आपको बताया कि इसकी वैल्यू जो होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, और प्रकाश की चाल सभी को पता है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है कि m द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश Q है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से प्रविष्ट होता है, इसके पथ की त्रिज्या आप सभी लोगों ने निकाली।
क्या निकाली है आप सभी को पता है, होती है R इक्वल टू आपकी होती है mv/qb, आप सभी को पता है। इस फार्मूले को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये इस फार्मूले से न्यूमेरिकल अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो याद रखना। m यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान है, v क्या है, वेग है पार्टिकल का, q क्या है, आवेश है, b चुंबकीय क्षेत्र है, और r क्या है, त्रिज्या है वृत्ताकार पथ की। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी आप जो है समझ गए होंगे, और आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन आता भी रहा होगा, ये मुझे पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है। किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेशित कण है। तो जब कोई आवेशित कण जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तीन स्थितियां आप लोगों ने पढ़ी है, समांतर प्रवेश करता है और तिरछा प्रवेश करता है। तो जब लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, सभी को पता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, वृत्ताकार और सरल रैखिक, और उसी में आप लोगों ने ये त्रिज्या निकाली थी R बराबर mv/qb, ठीक है। आप लोगों ने डेरिवेशन किया है, और अगर किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो हम आपको जल्दी कराने वाले हैं। तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा वो वृत्ताकार मार्ग होगा, तो इसको आप जो है टिक कर लीजिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ, आप देख सकते हो आंसर पेपर में आपको कई बार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13 था, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 आपके स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय द्विध्रुव को हम m से लिखते हैं, सभी को पता है। इस m का मात्रक आपको फाइंड करना है, m इक्वल टू आपका होता है NIA, सभी लोगों ने पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ जो n होता है इसका कोई मात्रक नहीं होगा, क्योंकि संख्या, I क्या है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, A क्या है, एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चुंबकीय द्विध्रुव का जो मात्रक होगा वो आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जो कि हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग v से गतिमान आवेश q के एक कण पर लगने वाला जो बल वेक्टर F है वो कितना होगा। आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है qvb sin थीटा। बस अब इसी को दूसरी रूप में लिख दिया गया है, बस आपको कंफ्यूजन में डाला गया है। देखिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं जो कि वेक्टर के फॉर्म में दिए गए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं, आप सभी लोगों को पता है कि दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। यानी उन दोनों सदिश राशियों के परिमाण और उनके बीच बनी ज्या का गुणनफल के बराबर होता है दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर देखें, तो अगर हम इस वी बी साइन थीटा को देखें तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं, देखिए एफ आपकी सदिश राशि है तो वेक्टर लगा सकते हो, क्यों आपकी सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, तो इसके ऊपर वेक्टर हम नहीं लगाएंगे। और वी बी साइन थीटा को अगर देखें तो ये ए बी साइन थीटा के जैसा लिखा है, तो जब ए बी साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर होता है तो वी बी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के, क्योंकि जो वेग है वो भी एक आपकी सदिश राशि है और जो चुंबकीय क्षेत्र वो भी आपकी एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर ए बराबर होगा क्यों, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो आपका जो भी ऑप्शन मिल रहा हो उस ऑप्शन को टिक कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये अक्सर जो है कंफ्यूजन में आप सभी लोगों को डालता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ जरूर लीजिए। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप सभी लोगों को ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ये क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।